हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, जो कि होती हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इससे पिछली वीडियो में हम क्लास 10th के इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें कि हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं, और साथ में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इससे आप क्या समझे कि आपके पास जो है यहाँ पर दो अभिकारक होंगे या दो से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन जब वो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। यानी कि आपका जो A है एक अभिकारक, वो B अभिकारक से मिला और उसने क्या बना दिया, यहाँ पर C उत्पाद बना दिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि इसमें दो अभिकारक आपके मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे कोयला होता है, जब कोयला जलता है, कोयले का दहन जब होता है, तो उस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोयला और ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है जलने के लिए जो होती है ऑक्सीजन गैस बहुत ही आवश्यक होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो जब कार्बन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ मिला और उसने एक उत्पाद बनाया, यानी कि मिलना। तो जब मिल गया है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, जल का निर्माण, पानी का निर्माण कैसे हुआ। तो पानी के निर्माण के लिए आवश्यक था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कैसे मिले होंगे, तो जब क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है वह ऑक्सीजन गैस के साथ मिली, यानी कि दो अभिकारक थे वे आपस में मिले, तो उन्होंने क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया जिसका नाम हुआ H2O, यानी कि वाटर, यानी कि पानी, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हमने इससे पिछले वीडियो में जो है आपको सिखाया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपके अभिकारक साइड है, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, क्या उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। बिल्कुल यहाँ पर हाइड्रोजन तो बराबर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 2 और यहाँ पर हो गया 1। तो हम इनको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2 दूने 4 हो गए हैं और यहाँ पर बचे हाइड्रोजन 2। तो हम इसके आगे भी 2 लिख देते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपके दो अभिकारक आपस में मिले और उन्होंने क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया, जिसको कि कहा गया संयोजन अभिक्रिया। इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका जो चूना होता है, जो आपके चट्टानों से मिलता है, खानों से मिलता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO। उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। आपने देखा होगा चूना, जिसको कि दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो जो ये चूना होता है, जब उसको वाटर में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, तो पानी में मिलने के साथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और आपका जो बर्तन है वहाँ पर वो चीज़ जो है बहुत गर्म हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है अंत में आपका जो वो चूना होता है वह बुझ जाता है, जिसको कि कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर आपको जो है दो अभिकारकों ने आपस में अभिक्रिया की और एक उत्पाद बनाया, तो ये हुई आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो आप इन अभिक्रियाओं को भी साथ में याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये अभिक्रियाएं जो हैं आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं, और साथ में आपके जीवन से भी संबंधित हैं, जहाँ पर आपका चूना जो है वाटर के साथ मिलता है और बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। बुझा हुआ चूने का मतलब ये है कि इसके बाद जो है इसके अंदर कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली। अब आप इसको पानी में डालोगे तो इसके बाद इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, इसका मतलब है ये बुझ जाता है, तो इसलिए उसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं।
इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, दीवारों पर लगाते हैं और ये सफ़ेदी के रूप में वहाँ पर चमकता है। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। अब हमने अभी बोला था कि यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जहाँ से ऊष्मा निकलती है, क्योंकि वहाँ पर देखा होगा जब हमने दोनों चीज़ों को मिलाया तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकली और बर्तन पूरा गर्म हो गया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा भी निकलती है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर देख लिया है। इस अभिक्रिया में भी क्या है, बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा निकली थी। इसी के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है CH4 होती है, उसको अगर जलाया जाता है, आप याद रखेंगे जहाँ पर भी दहन होगा, दहन के लिए आवश्यक होगा आपका O2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी चीज़ जलेगी, तो जहाँ पर भी दहन होगा आप उसको सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ लिख देंगे। तो CH4 जो है, जब वह उसका दहन किया जाता है यानी कि O2 की उपस्थिति में, तो वो बन जाता है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस वहाँ से निकलती है बहुत सारी हीट। तो आप ये समझे, इसीलिए जो है हम इसको जलाते हैं, प्राकृतिक गैसों का दहन करते हैं, क्योंकि हम इस हीट का उपयोग, इस ऊष्मा का उपयोग करते हैं। जो ये हीट निकलती है इसका उपयोग जो है हम अपने जीवन में करते हैं, तो इसलिए प्राकृतिक गैसों का दहन किया जाता है। अगला देखेंगे, जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। श्वसन यानी कि सांस लेते समय हम क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो है, उसका दहन होगा, O2 के साथ रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका वाटर बनेगा और साथ में जो है ऊष्मा वहाँ पर रिलीज होगी। तो श्वसन की अभिक्रिया यानी कि सांस लेने की अभिक्रिया क्या है कि ग्लूकोज जो है जलता है। जो ग्लूकोज हमने लिया है वह क्या हो गया, उसका दहन हो गया है हमारे शरीर में, क्योंकि हमने ऑक्सीजन गैस भी ली थी। तो ऑक्सीजन गैस के साथ जब उसका दहन होता है तो तुमको पता ही है हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, इंसान जो होता है वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CO2 हो गया और H2O हो गया और साथ में निकलती है यहाँ पर ऊष्मा। तो ये तो जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब नया प्रकार जो है उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन नाम से पता चल रहा है, वियोजन यानी कि टूटना। टूटना तो अब आपको पता ही चल गया होगा, डेफिनेशन की भी आवश्यकता नहीं है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है भाई, एक अभिकारक होता है जो कि टूट जाता है आपके एक से अधिक उत्पादों में। तो इसको जैसे इससे दिखाया गया है कि आपके पास एक अभिकारक था और वो टूट चुका है B+C में, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूटने वाली अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं जो होती हैं अलग अलग प्रकार से, क्योंकि देखिए कोई भी अभिकारक कैसे टूटेगा, खुद तो वो नहीं टूट सकता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे। तो आप उसमें करते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी कि आप ऊष्मा देंगे किसी अभिकारक को और उसके बाद वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार के वियोजन को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन के लिए हम देखते हैं एक उदाहरण। तो जो यहाँ पर क्या है, आपका फेरस सल्फेट था, FeSO4 था, तो जब उसको आपने ऊष्मा दी तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, Fe2O3 में टूट गया, जो कि भूरे लाल रंग का होता है। साथ में यहाँ से SO2 गैस निकली और यहाँ पर SO3 गैस निकली। तो इस प्रकार से जो है आपका एक जो अभिकारक है वो अलग अलग 3 जो है उत्पादों में टूट चुका है, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो आपको इन अभिक्रियाओं की परिभाषाएं हैं और मूलतः इनके जो क्या हैं एग्जाम्पल हैं, इनको तो डेफिनेटली याद रखना है, बिकॉज एग्जाम्पल जो आप अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो वो जो होते हैं आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर के लिए भी वह बहुत प्रभावशाली होते हैं। उनको लगता है कि आपने चीज़ों को रटा नहीं है, आपको वो याद हैं। तो जो फेरस सल्फेट होता है उसका रंग होता पहले हरा, और जैसे हमने उसको ऊष्मा दी तो उसका रंग हो गया भूरा लाल रंग। और हमने अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि भाई किसी भी अभिक्रिया का पता कैसे चलता है, जब उसके कलर में चेंज हो, यानी कि या उसके अवस्था में परिवर्तन हो या फिर टेम्परेचर में चेंजेस हों। तो इस प्रकार से हमको पता चला कि जो फेरस सल्फेट है वह फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका है।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपका चूना पत्थर है उसको अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO में और आपका CO2 में चेंज हो जाता है। तो ये भी उदाहरण है आपकी वियोजन अभिक्रिया का, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि जो वियोजन है, एक तो हमने पढ़ा कि वह ऊष्मा दी और उसके बाद वियोजन हो गया, आपका अभिकारक टूट गया। लेकिन साथ में जो आप वैद्युत वियोजन होता है वह क्या होता है, इसमें जो है आप विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसको तोड़ते हैं, विद्युत का वियोजन करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए या आपको चाहिए हाइड्रोजन गैस, तो उसके लिए आपको H2O यानी कि पानी में क्या करना पड़ता है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। और जब आप पानी में H2O में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वहाँ से आपको उसके एनोड और कैथोड पर अलग अलग गैसें यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ पर ये प्रयोग बताया गया है किस प्रकार से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। अगला है प्रकाशीय वियोजन। तीसरा टाइप है कि प्रकाश को देकर भी चीज़ों को वियोजित किया जा सकता है, वह है प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन कहलाता है प्रकाशीय वियोजन। तो हम यहाँ पर तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा ऊष्मीय वियोजन, फिर हमने पढ़ा विद्युतीय वियोजन और अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाशीय वियोजन। तो इनके सबके उदाहरणों को हमको याद रखना है। तो आपके पास था AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में था, S यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो है सूर्य के प्रकाश में आपने उसको रखा तो वो टूट गया Ag और Cl2 में। उसके बाद आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया और यह यहाँ पर वियोजन हो गया प्रकाशीय वियोजन। इसी प्रकार से AgBr आपके पास था, उसको भी आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो वो Ag और Br2 में टूट गया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, अर्थात जो आपकी क्या होती है ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी ना, तो उसमें जो है AgBr और उसके आपने देखा होगा उनको धूप में सुखाया जाता था। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह आपके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, जो अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा को सोखा जाए, यानी कि जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो उसको बोल देंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है आप यहाँ पर देखेंगे अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। पहला हमने प्रकार देखा था संयोजन अभिक्रिया, फिर हमने देखा वियोजन अभिक्रिया, थर्ड हम देखते हैं विस्थापन। मैं बोल रहा हूँ इन सब के नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन यानी कि ये विस्थापित होगा, विस्थापित करेगा। विस्थापित मतलब उसको अब उसकी जगह से अलग कर देना। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर Fe है, लोहा है, जैसे ही उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो यहाँ पर Fe ने कॉपर को उसके स्थान से भगा दिया और खुद बन गया यहाँ पर फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसके ऊपर जब लोहे की कील को रखा गया तो लोहे की कील ने क्या करा, इसके जो कॉपर है उसको वहाँ से हटा दिया और खुद वहाँ पर फेरस सल्फेट का विलयन बना दिया और कॉपर जो है यहाँ पर अलग हो गया। तो ये है आपका यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल में देख सकते हैं कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। हमने बोला कॉपर अलग हो गया तो वो लोहे की कील पर जम गया और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हो जाता है हरा। पहले देखो आप नीला था, जैसे ही कील को यहाँ पर रखा तो इस विलयन का रंग हो जाता है हरा, यानी कि इसमें बन गया है फेरस सल्फेट FeSO4। और अगला आप देखेंगे जिंक और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक जो है कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पर चला जाता है और बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर जो है अलग हो जाता है। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये सब होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अंतिम अभिक्रिया, वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन हमने देखा कि भाई क्या किया, एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है
उसने कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया और खुद उसके स्थान पर चला गया। द्विविस्थापन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि आयन क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यह अभिक्रिया होती है। तो उदाहरण के तौर पर आपके पास था सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और बेरिलियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। जब इन दोनों को आपस में मिला गया तो यहाँ पर जो बेरिलियम है वह सल्फेट के साथ चला गया, इसने बना दिया बेरियम सल्फेट, और आपका जो Na था उसने Cl के साथ अभिक्रिया कर दी और बना दिया NaCl यानी कि नमक। तो यहाँ पर जो है दो तत्व क्या हो गए, अपने स्थानों से विस्थापित हुए। Na जो है Cl के साथ चला गया, Ba जो है SO4 के साथ चला गया, इसने बनाया बेरियम सल्फेट, इसने बनाया सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो गई है, यानी कि दो तत्व अपने स्थानों से विस्थापित हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट जब बनता है तो उसका क्या हो जाता है, सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए जो आपने ये रिएक्शन अभी देखी है और याद भी कर ली होगी, याद नहीं की है तो इसको याद करना है द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको वो समझाना है और इन उदाहरणों को याद भी करना है। तो क्योंकि हमने बोला कि जो बेरियम सल्फेट होता है वह एक सफ़ेद अविलेय अवक्षेप होता है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताइए। तो आपको यह अभिक्रिया लिखनी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वह कौन कौन सी थी, जिसमें कि हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, जहां पर आपके अभिकारक आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं। उसके बाद हमने देखा वियोजन अभिक्रिया, जिसमें आपका एक अभिकारक जो है वह अलग अलग उत्पादों में टूट जाएगा। फिर हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या हुआ, जो अधिक क्रियाशील तत्व था उसने कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। और चौथा हमने देखा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि दो अलग अलग तत्वों ने अपने स्थानों को त्याग कर दूसरे आयनों के साथ अभिक्रिया की और नए जो हैं उत्पादों का निर्माण किया। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके उदाहरण, इनको आपको याद रखना है। इन वीडियोस की PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।